चलिए देखने का प्रयास करेंगे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स को, और वो किस तरह से पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और इनका रोल क्या क्या है। पहले हम एक स्ट्रक्चर वाइज डील करेंगे, फिर इसके डिफरेंट टाइप्स डील करेंगे, और यह कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं इनको भी हम डील करने की कोशिश करेंगे। तो आपके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आया होगा कि शुरुआत में आकर के मैंने पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स का नाम ले लिया, ठीक है। तो पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स जो है, यह आप सोच रहे होंगे कि ये पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स क्या है। हमने इससे पहले क्लासेस में डील करके रखा हुआ है। तो पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स रिकॉग्नाइज करते हैं पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को। एक चीज़ आप लोग ध्यान पे रखिए कि मैं आप लोगों को PRR पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स और PAMS की बात कर रहा हूँ, पैटर्न एसोसिएटेड पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ। हमारे शरीर में जो भी इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं, उन सभी के पास PRR होते हैं। एक चीज़ आप लोग ध्यान रख लीजिए, पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। अब यह पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स किस को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो है पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। इसका मतलब यह है पैथोजन से एसोसिएटेड ऐसे मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करने का काम PRR का होता है। पैम की मदद से पैथोजन जो है वह किसी भी होस्ट सेल में वायरुलेंस या इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे कि एक बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में देखा जाए तो लाइपोपॉलीसैकेराइड या कैप्सूल पैम्प का काम करेंगे पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। कई बैक्टीरिया ऐसे हैं जो उनके लाइपोपॉलीसैकेराइड्स जो है उनमें विरुलेंस या पैथोजेनिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करके होस्ट सेल का इम्यून सिस्टम अपने उस सेल्स के अंदर उस पैथोजन के खिलाफ एक्शन करना स्टार्ट करता है। तो मैमल्स में PRR मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया गया, जिनके पास एबिलिटी होती है PAMPS को रिकॉग्नाइज करने के लिए। अब आपके पास दो क्वेश्चंस अराइज होंगे जो आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे। सबसे पहला यह है कि पैम्प पैथोजन में प्रेजेंट मॉलिक्यूलर पैटर्न्स है, इसको आप ध्यान पर रखिएगा। और PRR इम्यून सेल्स जैसे कि मैक्रोफेजेस, उसमें प्रेजेंट इम्यून सेल्स में प्रेजेंट रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं। तो PRR रिसीव करेंगे PAMPS को। इसको भी बिल्कुल ध्यान पे रखिएगा कि PAMPS is present on pathogen and PRR pathogen recognition receptors या molecules are present on immune cells। अगर मैमल्स की बात करें तो हमारे पास टोटल बहुत सारे डिस्टिंक्ट PRR को रिकॉग्नाइज कर दिया गया है और डिस्कवरी हो गई है। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट PRR जो है वो हमारे इस लेक्चर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, वो रहेगा TLS। TLS इज नथिंग बट टॉल लाइक रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। टॉल लाइक रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। हम इस लेक्चर में इस टॉल लाइक रिसेप्टर्स के बारे में ही डील करने जा रहे हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यह कौन कौन से पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और इनका
आगे इनको रिकॉग्नाइज करने के बाद ये किन किन सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं और ये कौन कौन से सिग्नलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो टॉल लाइक रिसेप्टर्स एक PRR है। इसी तरह से RIG1 लाइक रिसेप्टर्स भी एक PRR है। नॉट लाइक रिसेप्टर्स भी डिस्कवरी कर दी गई है। AIM2 लाइक रिसेप्टर्स और C टाइप लेक्टिन रिसेप्टर्स, ये डिफरेंट हमारे पास PRR मॉलिक्यूल्स हैं, पैथोजन रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें सभी को देखा जाए तो टॉल लाइक रिसेप्टर जो है वह सबसे पहले कैरेक्टराइज किए गए थे या सबसे पहले डिस्कवरी की गई थी। टॉल लाइक रिसेप्टर्स के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो टॉल लाइक रिसेप्टर्स को सबसे पहले फ्रूट फ्लाई में देखा गया था। फ्रूट फ्लाई, मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बोलते जा रहा हूं आप उसको बिल्कुल ही ध्यान से नोट करते जाइए। फ्रूट फ्लाई के डेवलपमेंट में, फ्रूट फ्लाई आपको ध्यान होगा कि पूरे एनिमल किंगडम में जो इम्पोर्टेंट एक फ्लाई है जिसका जीन्स मैच करता है ह्यूमन के साथ, और पूरे एनिमल किंगडम में इसकी स्टडी बहुत ज़्यादा की जाती है। एक इंसेक्ट है जिसका नाम है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट में टॉल लाइक रिसेप्टर्स का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट देखा जाए, अगर आप किसी भी ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट देखने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उसका डॉर्सल हिस्सा और वेंट्रल हिस्सा किन मॉलिक्यूल्स के द्वारा बन रहा है, उसका एंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन किन मॉलिक्यूल्स के द्वारा बन रहे हैं। तो हर एक ऑर्गेनिज्म में उसका डॉर्सल हिस्सा यानी पिछला हिस्सा और वेंट्रल हिस्सा सामने वाला हिस्सा, एंटीरियर और पोस्टीरियर वाले हिस्से, जैसे कि हेड हमारे लिए एंटीरियर स्ट्रक्चर है और पोस्टीरियर स्ट्रक्चर हमारे लिए लेग वाले स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे। तो एक ऑर्गेनिजम्स के लिए ये सब एक्सिस का डेवलपमेंट होना ज़रूरी होता है। तो उसी तरह से टॉल लाइक रिसेप्टर्स को सबसे पहले ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट में देखा गया। अब एक चीज़ ध्यान पे रखिए कि फ्रूट फ्लाई में या ड्रोसोफिला में ये टॉल लाइक रिसेप्टर्स की मुख्य भूमिका होती है डॉर्सल और वेंट्रल एक्सिस का निर्माण करने के लिए। जब भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, जाइगोट आगे की तरफ डेवलप होना स्टार्ट होगा, तब एक उस जाइगोट में डॉर्सल हिस्सा और वेंट्रल हिस्सा कौन से बनेंगे, ये इसके लिए कुछ सिग्नलिंग्स या सिग्नल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनमें इम्पॉर्टेंट प्रोटीन जो है वो है टॉल लाइक रिसेप्टर्स। अब जब इन टॉल लाइक रिसेप्टर्स को म्यूटेट कर दिया गया तो ड्रोसोफिला में डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस का निर्माण नहीं हो पाया। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ड्रोसोफिला में डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस निर्माण नहीं हो पाए, इनका फॉर्मेशन नहीं हो पाया क्योंकि टॉल लाइक रिसेप्टर्स म्यूटेट हो चुके थे। क्योंकि टॉल लाइक रिसेप्टर्स डॉर्सल या वेंट्रल हिस्सा ड्रोसोफिला के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, अब ड्रोसोफिला में यह डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये टॉल लाइक रिसेप्टर ह्यूमंस में इम्यूनोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर मैं इनको स्ट्रक्चर वाइज देखने की कोशिश करूं, अच्छा एक और आपको इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जाने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूं कि ये टॉल लाइक रिसेप्टर का इन्वॉल्वमेंट फंगल डिसीज के प्रति रेसिस्टेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। टॉल लाइक रिसेप्टर्स एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इन्नेट इम्यूनिटी का। हम लोगों ने पिछले बार फिजियोलॉजिकल बैरियर, एनाटॉमिकल बैरियर्स, फैगोसाइटोसिस, आगे जा कर के इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने पिछले फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फैगोसाइटोसिस पहले से पढ़ के रखा हुआ है। ठीक, उसी समय में आपको फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस में ही PRR और PAM के बारे में ज़रूर बताया था उस समय।
अब आप देखिए टॉल लाइक रिसेप्टर्स एक पीआरआर है और इसका इन्वॉल्वमेंट देखा गया था फंगल इन्फेक्शंस के रेसिस्टेंस के लिए भी। तब यह पता चला कि इनका रोल इम्पॉर्टेंट रोल इम्यूनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज इन TLR या टॉल लाइक रिसेप्टर्स को देखने की कोशिश करूं तो यह एक मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन्स है। अगर आप एक मेम्ब्रेन को देखेंगे तो मेम्ब्रेन का हेड पोर्शन जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और उसका टेल पोर्शन जो है हाइड्रोफोबिक होता है। कुछ प्रोटीन जो है इस मेम्ब्रेन में इंसर्टेड या धंसे हुए रहते हैं। इन प्रोटीन्स को कहा जाता है इंटीग्रल प्रोटीन्स। कुछ मेम्ब्रेन्स के आउटर एरिया में प्रेजेंट रहते हैं या पेरिफेरी में प्रेजेंट रहते हैं। इन प्रोटीन्स को कहा जाता है पेरिफेरल प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स को कहा जाता है पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो टॉल लाइक रिसेप्टर का स्ट्रक्चर देखा जाए तो यह मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन्स है। इसका मतलब क्या है कि यह मेम्ब्रेन में अच्छी तरह से धंसे हुए रहेंगे और एक मेम्ब्रेन के आउटर वाले हिस्से को कहा जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। बाहर वाला हिस्सा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, अंदर जो है सेल का साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा। तो मेम्ब्रेन एक ऐसा बैरियर है जो सेल के बाहर वाले एनवायरनमेंट को सेल के इंट्रासेलुलर वाले हिस्से से सेपरेट करना के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो टॉल लाइक रिसेप्टर्स की बात करें, इनके पास टोटल 3 हिस्से होंगे। टॉल लाइक रिसेप्टर में एक मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन्स है, उसके 3 डोमेन्स या 3 स्ट्रक्चर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला डोमेन लाइक स्ट्रक्चर जो है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर वाले हिस्सा में हो, उनको हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन की बात करें तो अब ये प्रोटीन है। प्रोटीन एक अमीनो एसिड्स, एक नहीं बहुत सारे अमीनो एसिड्स से मिलकर बने हुए रहेंगे। आप देख सकते हैं यह डोमेन को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट किया हूँ और इस प्रोटीन की गहन अध्ययन करने के बाद हमको यह देखा गया कि एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन जो है उसमें ल्यूसीन अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा बार रिपीट होते रहते हैं, कंटिन्यूअस रिपीट्स। जैसे कि अगर मैं इनकी प्रोटीन को नंबर 1 से स्टार्ट करूँ तो ल्यूसीन मेरे को कई बार देखने को मिलेंगे। इस कारण से एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन को कह दिया गया कि यह ल्यूसीन रिच डोमेन है। अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन जो है यही पार्टिसिपेट करेगा स्पैम के रिकॉग्निशन में। कहने का अर्थ यह है कि बैक्टीरिया के लाइपोपॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर्स को, फॉर एग्जांपल जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एलपीएस हिस्सा होता है, आपको ध्यान होगा मैंने आपको सेल वॉल के बारे में अच्छे से बताया है। तो एलपीएस वाले हिस्सा को रिकॉग्नाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल टॉल लाइक रिसेप्टर रहेगा। अब ये रिसेप्टर इम्यून सेल्स में प्रेजेंट है। अब आप सोचिए कि पैम जैसे ही इसके ऊपर अटैच होगा तो ये टॉल लाइक रिसेप्टर एक्टिव हो जाएगा। अब इसका नाम टॉल लाइक रिसेप्टर इसलिए पड़ गया क्योंकि टॉल लाइक रिसेप्टर ड्रोसोफिला में भी देखा गया है, ह्यूमंस में भी वही चीज़ों को देखा गया, तो उसकी तरह रिकॉग्निशन था। इस कारण से इनका नाम TLR या टॉल लाइक रिसेप्टर्स रह गए। तो पहला जो डोमेन है वह एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है। दूसरा जो हिस्सा है वह इंटीग्रल डोमेन है जो मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्टेड है। और एक डोमेन जो है वो साइटोप्लाज्म के साइड प्रेजेंट है। इस हिस्से को अपन लोग बोलेंगे साइटोसोलिक डोमेन। तो आप देखिए देखो जैसे ही एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन पैम से अटैच होगा यह अपने ये रिसेप्टर पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा और साइटोसोलिक डोमेन को वो एक्टिव कर देगा। अब यह साइटोसोलिक डोमेन जो है वो कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स या फिर
ऐसे जीन्स को एक्टिव करेगा जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स बनाने में रिस्पॉन्सिबल होंगे, और वह प्रोटीन्स जो है उस पैथोजन को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो टॉल लाइक रिसेप्टर सिग्नल्स की तरह काम करते हैं ताकि वह अंदर साइटोप्लाज्म में उस, देखो ये एक्टिवेशन ही हो गया इम्यूनोलॉजिकल सेल्स का। क्यों? क्योंकि जब तक ये टॉल लाइक रिसेप्टर्स पैम से अटैच नहीं होंगे तब तक के यह सेल्स एक्टिव नहीं होंगे। वो ऐसे ऐसे प्रोटीन्स बनाने का प्रयास करेंगे जिससे वो सेल्स एक्टिव हो जाएंगे। जैसे कि फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस अगर मैक्रोफेजेस कर रहा है तो टॉल लाइक रिसेप्टर सबसे पहले पैम से अटैच हुए होंगे, उसके बाद फिर वो सेल्स फैगोसाइटोसिस के लिए एक्टिव हो जाएगा। समझ सकते हैं बात को, कितना इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स है ना। साइटोसोलिक डोमेन को कहा जाता है टॉल या इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर डोमेन। टॉल, क्या बोल रहा हूँ, टॉल इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर डोमेन, इनको शॉर्ट फॉर्म में TIR डोमेन भी कहा जाता है। तो आपके पास अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चंस आए कि टॉल लाइक रिसेप्टर में किस एमिनो एसिड की अधिकता ज़्यादा होती है, तो आप ल्यूसीन लिखेंगे। ल्यूसीन रिच रिपीट्स को LRR के माध्यम से भी डिनोट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, इंटीग्रल डोमेन और साइटोसोल डोमेन, यह 3 स्ट्रक्चर वाइज टॉल लाइक रिसेप्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक इंपॉर्टेंट डेटा आप लोगों को देना चाहूँगा कि 10 टॉल लाइक रिसेप्टर्स ह्यूमन में रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। 10 लाइक। अब इनका जो लोकेशन है ये डिफर होता है। अब इन टॉल लाइक रिसेप्टर्स को बहुत सारे इंपॉर्टेंट को मैं लिस्ट बनाते जाऊंगा, और वो कौन कौन से पैम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं इसको हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, तो 10 टॉल लाइक रिसेप्टर्स रिकॉग्नाइज कर दिए गए जिनकी डिस्कवरी पहले हुई, उनका नाम TLR1 रख दिया गया। जिनकी डिस्कवरी सेकेंड हुई उनका नाम TLR2 रख दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख सकते हैं कि अगर मैं माइस की बात करूं, माइस, क्योंकि क्यूबे जो है इम्यूनोलॉजी की बुक है क्यूबे, वो माइस को भी लेकर के साथ में चलते जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो TLR जो है वो ह्यूमंस 10 है, माइस में यह 12 TLRs को रिकॉग्नाइज किया गया है माइस के केस में। तो आपके पास मैच द फॉलोइंग भी इस तरह से आ सकता है कि कौन कौन से TLR रिस्पॉन्सिबल है किस पैम के रिकॉग्निशन के लिए। तो मोटे मोटी यह बता देता हूं कि TLR इज अ PRR, पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर, या पैथोजन पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर, या फिर पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स, जिसके पास एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है जिसमें ल्यूसीन रिच रिपीट्स प्रेजेंट है, और इसके साइटोसोलिक डोमेन को TIR डोमेन कहा जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ TLRs रिकॉग्नाइज किए गए हैं ह्यूमंस में, माइस में। हम लोग कोशिश करते हैं ह्यूमंस को पढ़ने की, अब डिफरेंट TLRs को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट TLRs की बात करने जा रहे हैं हम लोग, और हम सबसे पहले उनके लोकेशन वाइज देखने की कोशिश करेंगे। और लोकेशन वाइज देखने की कोशिश करने के लिए हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। पहले स्ट्रक्चर वाइज तो हम लोगों ने डील कर दिया कि एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, इंटीग्रल मेम्ब्रेन और साइटोसोलिक डोमेन प्रेजेंट रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर एक सेल की बात करें, अगर मैं इसके सेल के मेम्ब्रेन की बात किया तो मेम्ब्रेन में यह TLR प्रेजेंट रहेंगे। ये भी आप ध्यान पे रखिए बात को, है ना। कुछ जो है वो कहीं और प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग आगे डील करते हैं थोड़ा सा। अब आप देख सकते हो जो TLR, अब देखिए हमारे पास जब फर्स्ट डिस्कवर हुआ उसको TLR1 कह दिए,
सेकेंड हुआ 2 कर दिए, 3 कर दिए, ऐसे करके हमारे पास ह्यूमंस में टोटल 10 टॉल लाइक रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो आप देखिए मेम्ब्रेन में जब भी ये पैम्प या पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करेंगे तो कुछ टीएलआर जो है वो डाइमराइज हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ टीएलआर जो है वह डाइमराइज हो जाते हैं, डाइमर बना करके आगे नीचे एक्टिवेशन साइटोप्लाज्म की तरफ एक्टिवेट करेंगे। डाइमराइजेशन का अर्थ यह है कि TLR1 और TLR2 दोनों ही डाइमराइज हो गए। अब ये रिकॉग्निशन करेंगे पैम का, जैसे ही ये पैम का रिकॉग्नाइज करेंगे तो नीचे की तरफ कुछ और प्रोटीन्स एक्टिव हो जाएंगे इन 2 रिसेप्टर्स की मदद से। तो डाइमराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है टॉल लाइक रिसेप्टर्स के लिए, ठीक है। अब देखिए 1 और 2 डाइमराइज हो जाएंगे और पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न में जो रिकॉग्निशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे यह बैक्टीरियल ट्राइएसिल लाइपोपेप्टाइड्स को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। देख लीजिए TLR1 2 बैक्टीरियल ट्राइएसिल लाइपोपेप्टाइड्स को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने का प्रयास करूं कि TLR2 TLR6, मैंने 2 और 6 इधर पे लिख लिया है, तो आप देख सकते हैं ये किन मैं केवल आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं मेन पॉइंट्स आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो TLR2 और 6 डाइमर फॉर्म पे प्रेजेंट रहेंगे तो वो बैक्टीरियल डाइएसिल लाइपोपेप्टाइड्स को रिकॉग्नाइज करने का काम करेंगे। देखिए एकदम सिंपल है, सबसे पहले ट्राइएसिल लाइपोपेप्टाइड्स, 2 और 6 डाइएसिल लाइपोपेप्टाइड्स। अगर आप यह भी भूल गए तो 2 और 6 को लाइपोटिकोइक एसिड, आपको याद होगा टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक है। फंगल में प्रेजेंट जाइमोजेन मटेरियल को भी रिकॉग्नाइज करने का काम टॉल 2/6 का होता है। टॉल लाइक रिसेप्टर 4 ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉल लाइक रिसेप्टर है। यह फंगल मैनन मीन्स मैनोज एक शुगर है, ठीक। मैनन को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। आप देखिए कि पैथोजन से एसोसिएटेड जितने भी चीज़ें हैं वह इम्यून सिस्टम पहले से ही अलग अलग TLR को रिसीव करने के लिए इम्पोर्टेंट रह गए। देख सकते हैं आप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉल लाइक रिसेप्टर है वो है टॉल लाइक रिसेप्टर 5। टॉल लाइक रिसेप्टर 5 जो है वह फ्लैजिलिन बैक्टीरिया के फ्लैजिला को रिकॉग्नाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टॉल लाइक रिसेप्टर TLR5 का रिकॉग्निशन या पैम्प किस पैम्प को या किस पोर्शन को रिकॉग्नाइज करता है तो आप बोलोगे फ्लैजिला। वैसे उसी प्रकार से 11 और 10 यह भी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, लेकिन 10 का फंक्शन उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। 11 में ऐसा बोला गया है कि वह पैथोजेनिक बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। तो आपके पास देख सकते हैं कि कुछ टॉल लाइक रिसेप्टर एक्टिवेट होने के लिए डाइमराइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। अब आप देखिए कि कभी कभी कुछ इम्यून सेल्स में आप देख सकते हैं कि वायरस, फंगस, बैक्टीरिया सबका अटैक होता है। तो वायरस जो है अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट के सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से इंसर्ट कर देता है। अब आपको यह बात तो पता है कि वायरस जो है अपना फंगल मटेरियल, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वह होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म के थ्रू उसके DNA में जा करके अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है रेप्लिकेशन या अपनी साइकिल पूरी करता है। इसी कारण से वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक कहा गया है, ये भी ध्यान पे रखिए। तो वायरल DNA और बैक्टीरिया के DNA जैसे कि CpG DNA उसको कहा जाएगा कि बैक्टीरिया में के DNA में साइटोसिन और कोई एक पिरिमिडीन या प्यूरिन, उसके बाद ग्वानिन सीक्वेंसेस की अधिकता देखी गई है। इस कारण से उन DNA को हम लोग CpG DNA कहेंगे,
ये मोस्टली बैक्टीरिया के डीएनए होते हैं जिसमें साइटोसिन और ग्वानिन की अधिकता ज़्यादा देखी गई है। इसी केस में हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं, शायद आपको ध्यान हो कि ना हो, वह CpG आइलैंड कहलाता है। तो ऐसे सीक्वेंसेस जो है जिसमें साइटोसिन और ग्वानिन बहुत ज़्यादा ही इकट्ठे होकर रहते हैं, तो वह CpG डीएनए कहलाते हैं। वैसे ही आप जानते हैं कि कुछ वायरल जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, कुछ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। यह जो मटेरियल है यह एंडोसाइटोसिस की मदद से, अब ये जो प्रोसेस है ये एंडोसाइटोसिस हो गया है। अब इसको, इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन लोग एंडोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हुआ क्या, पहले जो रिसेप्टर्स है वो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है और वो एक्टिवेशन होने के लिए कुछ डाइमर्स की सहायता ले रहे हैं, मतलब डाइमर बना करके एक्टिवेट होना चाह रहे हैं। दूसरा आप देख सकते हैं जो TLR है वह एंडोसाइटोसिस कर करके इन वायरल मटेरियल्स को पहचानने का काम करने का कर रहा है। अब इस एंडोसाइटोसाइज्ड जितना भी मटेरियल है जिसमें वायरल मटेरियल्स है, बैक्टीरियल मटेरियल्स प्रेजेंट है, देखिए कि ये एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस की मदद से यह एनक्लोज हो गए। इसमें कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं हुआ, इन्होंने डायरेक्ट रिकॉग्निशन कर दिया। कौन कौन, 1 2 2 6 4 5 11 10। लेकिन अब जैसे ही इस एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस पे आया, अब इस एंडोसाइटोसिस जैसे ही प्रोसेस हुआ, इनके मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहेंगे TLR7 और TLR8। ये रिकॉग्नाइज करेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनएस को जो कि वायरस का है। क्या हुआ कि मटेरियल जो है वो एंडोसाइटोसिस की मदद से अंदर आना स्टार्ट किए। अंदर आना स्टार्ट करने के बाद TLR7-8 रिकॉग्नाइज किए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को जो कि वायरल जेनेटिक मटेरियल है। सेकेंड आप देख सकते हैं कि TLR3 जो है ये भी इस एंडोसाइटोसिस जो एंडोसोम है, क्या एक्चुअल में लिख लो आप, नहीं तो आप भूल जाओगे। यहाँ पे आप एंडोसोम लिखेंगे। एंडोसोम में यह प्रेजेंट है TLR3। TLR3 जो है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को रिकॉग्नाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आप देखो आपके पास पैम का इतने सारे वैरायटी आप लोगों के पास देखने को मिल गए, है ना, कि लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, बैक्टीरियल डायसिल लाइपोप्रोटीन्स, है ना, यह सब रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ठीक, वैसे ही CpG डीएनए को रिकॉग्नाइज करने का काम TLR9 का होता है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं एक कंपोनेंट है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का जो मलेरिया कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया कॉज करने के रिस्पॉन्सिबल है, उसके हीमोसाइन को रिकॉग्नाइज करने का काम TLR9 का करता होता है। तो आप देख सकते हैं पैरासाइट से लेकर के डिफरेंट वास्ट रेंज एक इम्यून सेल्स में उसको रिसीव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट PRR प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं कि कौन एंडोसोम में प्रेजेंट है, 7 8 3 9। ठीक, आप देख सकते हैं 3 या 9 लिख सकते हैं, और ये भी एक ऑड नंबर है, 8 आपको याद रखना पड़ेगा। 5 आपको याद आ जाएगा क्योंकि फ्लैजिला बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए कि कौन सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, कौन सा TLR और कौन सा TLR एंडोसोम में प्रेजेंट है। जब वायरल मटेरियल से या बैक्टीरियल का डीएनए एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस से किस में आता है, आपके इम्यून सेल्स में आता है। एग्जांपल माइक्रोफेज ले सकते हो। ठीक है, अब आप देखिए कि इंपॉर्टेंट TLR और है जिसका नाम है TLR2। TLR2 रिस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरिया के पेप्टाइडोग्लाइकन्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, है ना। तो TLR2 जो है वो बैक्टीरियल के पेप्टाइडोग्लाइकन्स को भी रिकॉग्नाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आप देखिए, मान के चलिए कि ये कंपोनेंट्स इस जगह पे आकर के इन रिसेप्टर्स से आकर के जुड़ गए। अब एकदम सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं कि इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है, वो सेल्स के जाते होंगे सेल्स के पास ग्लूकोज के लेवल को डाउन करने के लिए। उस इंसुलिन को रिसीव करने के लिए जो प्रोटीन है उनको हम रिसेप्टर्स कह रहे हैं, और उस इंसुलिन को हम लोग बोल रहे हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, या फिर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के अलावा हम लोग बोल सकते हैं लिगैंड। तो आप देख सकते हैं ये पूरे रिसेप्टर्स है, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, बैक्टीरियल
लाइपोपेप्टाइड्स, बैक्टीरियल ट्राइएसिल लाइपोपेप्टाइड्स, पेप्टाइडोग्लाइकन, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है जो इस सेल को सिग्नल दे रहे हैं कि पैथोजन का अटैक हुआ है। तो इन सब को हम लोग लिगैंड की भाषा भी या लिगैंड से भी, ये सब लिगैंड्स है और ये इनके रेस्पेक्टिव रिसेप्टर से ही बाइंड होते हैं। लिगैंड, LIGAND, लिगैंड्स। अब आप देखिए, मान के चलिए 1 और 2 में हमारे पास लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, लाइपोपेप्टाइड्स आकर के अटैच हो गए, इन सब के पास पैम्स अटैच हो गए, तो ये सब एक्टिवेट करेंगे, सभी के सब डिफरेंट एक्टिवेट करेंगे। यहां से भी आप ले सकते हो, एक्टिवेट करेंगे कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को। तो सेल में प्रेजेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करने का काम TLRs किए। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है आपने पहले से ही पढ़ा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा जगह है तो मैं बनाता हूँ कि DNA जो है वह न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। अब इस DNA में कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट रहते हैं जिससे RNA पॉलीमरेज आकर के जुड़ता है। अब RNA पॉलीमरेज का काम क्या है कि वह DNA से mRNA बनाने में मदद करेगा। जिस सीक्वेंस में आकर के जुड़ता है उस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं प्रमोटर। पिछले क्लास में हम लोग BSc में पढ़ते हैं। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप ट्रांसक्रिप्शन वाला वीडियो एक बार जरूर देख लें मेरा, ठीक है। तो RNA पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर सीक्वेंस DNA में आकर के जुड़ेगा। जैसे ही वह बाइंड होगा तो ये DNA mRNA बनाएगा, mRNA बनाने के बाद प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। अब यूकैरियोट्स के केस में, ह्यूमंस के केस में RNA पॉलीमरेज को इस प्रमोटर में बाइंड करने के लिए कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है जिनको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। जिनको क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहा जाता है। यूकैरियोट्स में जब तक के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स नहीं रहेंगे तो RNA पॉलीमरेज प्रमोटर सीक्वेंस में बाइंड नहीं हो पाएंगे और उसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कदापि नहीं हो पाएगी। तो इसको भी आप ध्यान पे रखे रहेंगे। तो यह जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, यह जो टॉल लाइक रिसेप्टर है, ये अल्टीमेटली क्या किए? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का एक्टिवेशन कर दिए। अब आप सोचिए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को यह एक्टिव करेंगे तो यह निश्चित ही ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया से प्रोटीन बनाएगा। इसका मतलब क्या है? जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिव हुए, फॉर एग्जांपल आपको बहुत ध्यान से बता देता हूँ, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स मुख्यतः एक्टिवेट होते हैं वह यह प्रोटीन्स रहेंगे। तो यह ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वह AP1 कहने का तात्पर्य या इसका फुल फॉर्म है एक्टिवेटर प्रोटीन 1। उसके बाद दूसरा जो एक्टिव करेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वह है IRF, इंटरफिरॉन रेगुलेटरी फैक्टर। इंटरफिरॉन रेगुलेटरी फैक्टर। दूसरा एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जिसका नाम है NKB, न्यूक्लियो कापा बी प्रोटीन। न्यूक्लियो फैक्टर कापा बी प्रोटीन, NFKB भी लिखते हैं इसको। तो आप ध्यान पर रख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो एक्टिवेट होने वाले हैं वह AP1 है। AP1 एक्टिवेटर प्रोटीन्स। अब यह AP1 जो है वह न्यूक्लियस में प्रेजेंट DNA में एंट्री लेगा और इस DNA से यह mRNA न्यूक्लियस में ही बनता है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस न्यूक्लियस में होती है। फिर ये mRNA साइटोप्लाज्म, देखो ये पूरा साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा है, यह RNA आकर के प्रोटीन्स का निर्माण करेंगे। अब ये प्रोटीन्स सेल सिग्नल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है कि कौन सी प्रक्रिया इस पैथोजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब यह सेल पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या किया आपने?
ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिवेट हुए टॉल लाइक रिसेप्टर से, AP1 जो है वह एक्टिव होने के बाद mRNA कुछ ऐसे प्रोटीन्स का निर्माण कर रहा है वह जो सेल सिग्नलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आप देखिए, मैंने पिछले बार बात करी थी इंटरफेरॉन्स के बारे में। यह इंटरफेरॉन इस न्यूक्लियस में अगेन आएगा और mRNA बनाने के बाद, प्रोटीन बनाने के बाद यह इंटरफेरॉन का निर्माण करेगा। आपको मैंने इंटरफेरॉन के बारे में पिछले क्लास में बताया है कि इंटरफेरॉन एक एंटीवायरल प्रोटीन्स है। ठीक, तो इंटरफेरॉन रेगुलेटरी फैक्टर्स किसका निर्माण करेगा? इंटरफेरॉन का करेगा। अब बच गया कि इंपॉर्टेंट प्रोटीन जिसका नाम है NF कापा बी, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं NF कापा बी, पूरी तरह इसको इसी तरह से लिखा जाता है NF कापा बी, न्यूक्लियो फैक्टर कापा बी प्रोटीन्स। तो न्यूक्लियो कापा बी प्रोटीन जैसे ही एक्टिव हुआ तब आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ें कौन कौन सी है इसको देखना पड़ेगा आपको। तो यह भी सेम प्रोसेस करेगा। इस वाले पोर्शन को मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ताकि आपके पास एक फाइनल स्क्रीनशॉट देखने को आपको मिल जाए। NF कापा बी भी जो है यह न्यूक्लियस में प्रेजेंट DNA से mRNA बनाएगा और फाइनली यह प्रोटीन्स बनाने का काम करेगा। किसमें? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया है वह साइटोप्लाज्म में होती है, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है वह न्यूक्लियस में होती है, डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया है वह भी न्यूक्लियस में होती है। ठीक, अब NF कापा बी जो है, NF कापा बी का एक्टिवेशन देखिए, यह एक्टिवेट करेगा कुछ साइटोकाइंस को। अब आप देखिए साइटोकाइंस के बारे में फिलहाल अभी हमने नहीं पढ़ा है। साइटोकाइंस को आप समझ सकते हैं जैसे कि हार्मोन जो है एक मैसेज को दूसरे मैसेज में ट्रांसफ़र करने का काम करता है, उसी तरह से यह एज ए मीडिएटर या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है जो एक मैसेज को एक सेल से दूसरे सेल्स में मैसेज ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या फिर ये इसको बोल सकते हैं अपन लोग इंट्रासेलुलर मीडिएटर है। क्या लिख सकते हैं आप? इंट्रासेलुलर मीडिएटर। देखो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन मॉलिक्यूल है साइटोकाइन, ठीक है। अब कुछ साइटोकाइंस के नाम आप लोगों को मैं बताता हूँ, उनमें से देखो साइटोकाइंस का फिलहाल इस साइटोकाइंस का जो काम है वो एक्चुअल में इन्फ्लेमेशन का है। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन की प्रक्रिया जो होती है ना। तो देखिए साइटोकाइंस को ये एक्टिव करेगा और उसमें से एक साइटोकाइंस के बहुत सारे कुछ डिफरेंट क्लासेस हम लोग पढ़ेंगे आगे। उसमें से एक साइटोकाइन है जिनको कहा जाता है इंटरल्यूकिन 1b। डिफरेंट क्लासेस ऑफ साइटोकाइन है जिसमें से इंटरल्यूकिन भी एक साइटोकाइन है। इंटरल्यूकिन क्या है? साइटोकाइन, एक सेल से दूसरे सेल तरफ मैसेज करने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था ये TIR है, तो इंटरल्यूकिन 2, क्योंकि इसका साइटोप्लाज्म डी जो सेकंड है वो इंटरल्यूकिन 2 जैसा दिख रहा होगा, इस कारण से इंटरल्यूकिन 2 के लाइक है, इस कारण से इसको TIR डोमेन कह दिया गया। उसी प्रकार से मैं बोल सकता हूँ कि इंटरल्यूकिन 1b जो है वह इनएक्टिव फॉर्म पे प्रेजेंट रहता है जब NF कापा बी नहीं आया है। उसी प्रकार इंटरल्यूकिन 8b भी इनएक्टिव फॉर्म पे प्रेजेंट रहता है जब N कापा बी एक्टिवेट नहीं हुआ है। इनका एक्टिवेशन इन टॉल लाइक रिसेप्टर से जुड़ा हुआ है। क्लियर? चलो ठीक। अब ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं जब तक के NF कापा बी जो है यह
नहीं आ रहा था। जैसे NF कपा भी आया तो इस कारण से इनएक्टिव फॉर्म को अपन लोग बोल दिए प्रो इंटरल्यूकिन 1b और दूसरे को बोल दिए प्रो इंटरल्यूकिन 8b। जैसे ही NF कपा भी आया तो ये प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं एक एंजाइम की मदद से जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कैस्पेजेस। कैस्पेजेस का काम क्या है कि यह प्रोटीन को, सुन लेना ध्यान से, कैस्पेजेस जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको अपन लोग बोलते हैं सेल डेथ। आप लोग केवल कैस्पेजेस के बारे में इतना ही ध्यान रख लो, कैस्पेजेस का शब्द आया दो शब्द से, एक आया सिस्टीन से, दूसरा आया एस्पार्टिक एसिड अमीनो एसिड से। यह एंजाइम प्रोटीन को सिस्टीन और एस्पार्टिक अमीनो एसिड की तरफ काटने का, क्लीव करने का काम करते हैं। अब इनको एक्टिव करने के लिए कैस्पेजेस काम करना स्टार्ट करेगा और यह एक्टिव हो जाएंगे अपने। अब ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ 1b और 1/8b, यह एक्टिव फॉर्म है इन इंटरल्यूकिन्स के। जैसे ही इंटरल्यूकिन 1b या इंटरल्यूकिन 8b एक्टिव हो जाएंगे तो यह इम्यून रिस्पॉन्स सेल्स, जैसे कि अब मैं लिम्फोसाइट की बात करूं, आपको थोड़ा बहुत WBC के बारे में पता होगा, उन सब को एक्टिवेट करने का काम करेंगे ये सब। तो यह इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इम्यून रिस्पॉन्स मतलब अब इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। तो एक टॉल लाइक रिसेप्टर ने इतने सारे प्रोटीन्स को एक्टिव कर दिया। ठीक, तो टॉल लाइक रिसेप्टर्स ने अल्टीमेटली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये कौन कौन से पैम्प को रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए। डिफरेंट क्लासेस आप लोगों को मैंने बताया, ध्यान से इस वीडियो को पढ़िएगा। कोई भी दिक्कत होगा आप मेरे से ज़रूर पूछेंगे। ठीक, आप हो सकता है कि टॉल लाइक रिसेप्टर्स इससे पहले ना पढ़े हो, तो आप इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, आराम से देखें, थोड़ा सा समय व्यतीत करें, आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो टॉल लाइक रिसेप्टर्स अल्टीमेटली इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ साइटोकाइंस का एक्टिव कर रहे हैं, कुछ इंटरफेरॉन्स का एक्टिव कर रहे हैं, कुछ सेल एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि AP1, IRF और NF कपा B। तो आपको इन प्रोटीन्स को, इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को गांठ बंद करके याद रख लेने हैं। कौन कौन से टॉल लाइक रिसेप्टर्स कौन कौन से पैम्प को एक्टिव करके रखते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इम्यूनेट इम्यूनिटी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट TLR हम लोग ख़त्म करते हैं अभी। आप लोग एक बार और इस वीडियो को ज़रूर देखें, YouTube पे अवेलेबल रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट जो है कुछ इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया और फिर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तब इन्नेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स कंप्लीट होंगे और फिर हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे। ठीक, फैगोसाइटोसिस का वीडियो और बाकी जो प्रोसेस हमने जो पढ़ लिया है वो जल्द ही अपलोड हो जाएंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। जब तक कि आप टॉल लाइक रिसेप्टर्स को पढ़िएगा। ध्यान रखिए अपना। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।